है गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का? बढ़िया है? कैसे चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है? सुनने में आया है कि लंदन में रहती है, सुनने में आया है कि 1 सितंबर से स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसा एनसीईआरटी की गाइडलाइंस हैं, तो रेडी रहिए। हो सकता है कि दर्शन हो आप लोगों को स्कूल के 1 सितंबर से, और ये जो मेहनत है ये सब खत्म हो। तो पिछले 3 वीडियोस दे चुका हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के चौथा लेक्चर आज लेकर के आए हैं। आज बातें करेंगे डेरिवेशन की। किसका किसका डेरिवेशन करना है भाई? देखो, निकालना क्या है? डिस्टेंस निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। दूसरी चीज उसकी वेलोसिटी निकालनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और उसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। सब कुछ इलेक्ट्रॉन का निकालना है बाय द हेल्प ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उसको सीधा करो, बोहर्स एटॉमिक मॉडल की मदद से। बोहर्स का क्वांटाइजेशन कंडीशन आप लोगों को याद है, mv r इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। रिमेंबर? ठीक, जल्दी जल्दी करेंगे यार। चलो, रदरफोर्ड साहब की कहानी थी। रदरफोर्ड साहब ने कहा था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड में ये जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, इस इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, और अट्रैक्शन की फोर्स जो होती है वो फिर बाद में सेंट्रीपेटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है। मतलब ये जो घूमने वाली फोर्स आ रही है ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से आती है। तो रदरफोर्ड साहब के अनुसार कि घूमने वाली फोर्स जो है उसकी वजह से, घूमने वाली फोर्स जो है वो आती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो घूमने वाली फोर्स का नाम है सेंट्रीपेटल। तो सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। अब बोहर साहब ने कहा कि जो q1 होगा ना उसको हम कहेंगे E, और जो q2 होगा उसको हम कहेंगे ZE। क्यों कहेंगे ऐसा? हम इस वजह से कहेंगे कि ये जो E है ये इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और जो ZE है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो यहाँ पर अगर हाइड्रोजन रहेगा तो एक प्रोटॉन रहेगा, लेकिन अगर कोई दूसरा एटम ले लिया तो उसका प्रोटॉन बदल जाएगा ना भाई। हीलियम ले लिया तो फिर प्रोटॉन, फिर ना जेड की जगह पे क्या रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। समझ रहे बात को? तो वही कहानी है, जेड ही ले लिया। तेरी तो ज्यादा तनो मत, ऐसा ना करो यार, दिखाई देना चाहिए बच्चों को। सबको दिख रहा है? क्लियर हो रहा है? वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर सेकंड। उसको हमने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। याद है क्वांटाइजेशन कंडीशन mv r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब निकालना क्या है? हमको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस को हमने बोला है r फाइंड आउट करना है। देखो, इसका ये निकालना है, ये r ये इसकी वेलोसिटी है, इसके ऊपर कुछ मास होगा, वेलोसिटी और r निकालेंगे हम। मास तो हमको पहले से ही पता है ना? कितना होता है बताओ? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ठीक है। सो रेडियस डिस्टेंस निकालनी है हमको। तो बेटा डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या किया? हमने इस इक्वेशन का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। r निकालना था ना, तो देख रहे हो यहाँ पर ये r का स्क्वायर है, एलिमिनेट करना है हमको, तो वहां पर हमने r का स्क्वायर कर दिया। फिर एक ही r बचेगा ना हमारे पास। देख रहे हो? थोड़ा ध्यान से देखो, ये r है, ये r स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं पूरे को, तो r स्क्वायर से कट जाएगा, फिर एक ही r बचेगा, तो r का एक्सप्रेशन आ सकता है ना। वही किया, इसको स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। और अब इस इक्वेशन से हमने क्या कर दिया? इस इक्वेशन से इसको डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो ये होगा mv स्क्वायर अपॉन r, और ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। q1 की जगह लिखेंगे e, q2 की जगह लिखेंगे ze, जैसा मैंने आपको बताया, अपॉन r स्क्वायर। क्लियर? बोलो, m से m कैंसल आउट, एक m, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसल आउट, ये r ऊपर जाएगा। ध्यान से देखना, यार ऊपर जाएगा तो क्या होगा? r स्क्वायर इंटू r बराबर, यहाँ आ जाओ। अब यहाँ किसको काटें? देखो, ये 4 से 4 कैंसल आउट, ये पाई से पाई कैंसल आउट। ठीक है,
और ऊपर क्या चला गया, आर स्क्वायर ऊपर पहुंच गया, तो एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या बचा नीचे, पाई इंटू ई इंटू जेड ई। क्या बेटा एक एम भी बचा हुआ है, एम देखना ये एम बचा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या है, अब कुछ कट रहा है, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, तो यहाँ आर है यहाँ एम है, एम को नीचे भेज रहे हैं, तो आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई पाई ई जेड ई इंटू एम। यह है आर का एक्सप्रेशन। अब यहां पर जो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। कौन कौन कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट नहीं है, एन स्क्वायर अपॉन जेड ई कांस्टेंट नहीं है। देखो ये क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटम बदलेगा तो जेड की वैल्यू बदल जाएगी। और ये अगर हम दूसरे सेल की बात करने लगे तो एन इज इक्वल्स टू 2 लेने लगेंगे, तो वहां चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो बाकी सबकी वैल्यू रखी और सबकी वैल्यू रख करके हमने ये पाया 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड ई एंगस्ट्रॉम, ये पाया हमने। यही वैल्यू आपको रखनी है, ये वैल्यू आपको याद करनी है, ये वाली। अगर डिस्टेंस पूछता है तो आर इज इक्वल 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड ई एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। देख रहे हो आप कितना छोटा यूनिट है, आप देख रहे हो कितना छोटा यूनिट है। डिस्टेंस कितनी कम होती है ना हमारे देखने में, अब इलेक्ट्रॉन के देखने में ज्यादा होती होगी, हमारे देखने में कम है, इलेक्ट्रॉन के देखने में ज्यादा होती होगी। तो ये आया तुम्हारा आर का एक्सप्रेशन, ये एक्चुअल एक्सप्रेशन, और यहां से हमने सारे कांस्टेंट की वैल्यू को रखा तो पाया 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड ई एंगस्ट्रॉम। ठीक है, रब करें, रब कर देते हैं। बैटरी हमारी ज्यादा चार्ज नहीं है फोन की यार। तो यहां से हमने इसको किया रफ, और ये जो आर का एक्सप्रेशन आया है इस आर के एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे। आर के एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे, क्या है आर का एक्सप्रेशन, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ई जेड ई इंटू एम। ये है तुम्हारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई जेड ई इंटू। तो ये आ गया तुम्हारा आर का एक्सप्रेशन। अब यहां से बेटा तुमको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, मैंने बताया था ना इलेक्ट्रॉन ऐसे वेलोसिटी इसकी चलती है। तो वहां से वो जो इक्वेशन है ना तुम्हारी एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो इसमें क्या करो, वी की जगह पे सॉरी आर की जगह पे इतना उठा के रख दो ये वैल्यू, तो क्या मिलेगा m इंटू वी इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ई जेड ई इंटू एम बराबर एन एच अपॉन 2 पाई मिलेगा। ध्यान से देखना, एन स्क्वायर से ये एन कैंसल आउट, एक एच से एक एच कैंसल आउट, क्या बचा क्या बचा क्या बचा, अब कुछ देखते हैं। अब यहाँ से हमको v निकालना ना, तो v निकालना तो ये पूरी वैल्यू ऊपर जाएगी, तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा v बराबर पाई ई जेड ई एम अपॉन 2 पाई, और ये क्या है 2 पाई है ना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पाई ई जेड ई एम, ये ऊपर गया पाई ई जेड ई एम, और यहां से क्या बचा एन एच, एन इंटू एच इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है ये एम, एम। ठीक है, तो कुछ कट रहा है कट रहा है कट रहा है, ऊपर नीचे मास से मास कैंसल आउट, ऊपर नीचे एम से एम कैंसल आउट, उसके बाद कुछ ई जेड ई एप्सिलॉन नॉट पाई से पाई कैंसल आउट, यहाँ से बचा v इज इक्वल्स टू ई जेड ई अपॉन 2 इंटू एन इंटू एच इंटू एप्सिलॉन नॉट। रखिए वैल्यू, अब इस ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट सबकी वैल्यू रखी, और ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, जेड ई अपॉन एन कांस्टेंट नहीं है, सबकी वैल्यू रखी तो पाया v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। ये थी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अगर मैं कहूं कि फॉर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए अगर मैं कहूं n इज इक्वल्स टू 1 में वेलोसिटी बताइए, तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 होता है, इंटू जेड अपॉन एन होता है, मीटर पर सेकंड में चलता है। तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, एन की वैल्यू 1 दे रखी है, तो वेलोसिटी हो। इस तरह से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की। So this is the expression of velocity, E Z D upon
2 NH एप्सिलॉन नॉट ई जेड ई अपॉन 2, नोट कर लिया है क्या? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट अगर नोट कर लिया, ठीक है। हाँ, तो ई जेड ई अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, ई जेड ई अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, ये है तुम्हारा क्या? वेलोसिटी, ठीक है। अब क्या करना है अपने को? अब निकालना है हमको के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो भैया काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन के पास। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर होता है। v की जगह पे उठा के रख दो इतना, तो के ही बराबर हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू m इंटू ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, ठीक है। तो के बराबर कितना हो जाएगा? के इज इक्वल्स टू हो जाएगा m ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। यहां से कुछ पाई वाई वाला टर्म कट गया था ना हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। इतना आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी को इधर थोड़ा सा उपचे में लिखते हैं हम। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर 8 इंटू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। दिस इज व्हाट योर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब इतना रफ करूं, फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालें। इतना रफ करते हैं, फिर निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। बेटा इसको भी रफ कर देते हैं, वेलोसिटी वाला टर्म। चलो देखो, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है आपको। पोटेंशियल एनर्जी, अट्रैक्शन की फोर्स चल रही है, इसमें फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर q1 क्या होगा? q1 इज इक्वल्स टू e एंड q2 इज इक्वल्स टू क्या होगा? jd। ये जो होगा ये माइनस में होगा। अट्रैक्शन की फोर्स चल रही है ना, अट्रैक्शन को एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, इंडिकेट करना पड़ेगा नेगेटिव को यहाँ। तो यहाँ से p बराबर क्या होगा? 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई माइनस ई इंटू जेड ई अपॉन आर की जगह पे उठाकर ये रखना, आर की जगह उठाकर ये क्या होगा? n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई ई जेड ई इंटू एम। देखिए पाई जेड ई इंटू एम, ये घूमकर काम करेगा ऊपर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई जेड ई माइनस इंटू पाई इंटू ई इंटू जेड ई इंटू एम। क्लियर? यहां से क्या बचेगा? n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखना, पाई से पाई कैंसल आउट, जेडी और जेडी, जेडी स्क्वायर हो गया, जेडी 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 स्क्वायर, यहाँ जेडी खत्म करें, ई और ई का ई स्क्वायर हो गया, ई खत्म करें, इंटू क्या होगा? एम इंटू एम। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और यहाँ 4 बचा, इतना बच गया। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? माइनस ई स्क्वायर जेड डी स्क्वायर एम अपॉन 4n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। यहाँ देखना ये क्या था? m ई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर, ये भी वही है, बस आगे माइनस लगा। यहाँ देखो 8n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, 4n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो अगर मैं इसको 2 से इंटू मार दूं, 2 से, अगर कितने से इंटू मार दें? 2 से इंटू मार दें, तो ये आ गया कि नहीं? समझ रहे हो? ये आ गया कि नहीं? 2 से अगर हम इसको इंटू मार दें, 2 से अगर इस एक्सप्रेशन को इंटू मार दें, तो ये 8 हो जाएगा। दैट बिकम्स व्हाट? काइनेटिक एनर्जी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 into काइनेटिक एनर्जी, isn't it? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 into काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक बात और, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन। अब आपको निकालनी है टोटल एनर्जी। तो बच्चों कहीं की भी टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है? P प्लस की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखो कितना है, कितना है, दिख रहा है?
और काइनेटिक एनर्जी कितना था, इतना था, दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है और काइनेटिक एनर्जी ये रही। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी तुम्हारी माइनस ई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम अपॉन 4n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी, एम ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 8n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का, देख रहे हो इतना आ गया। अब क्या करना है तुमको, अब कुछ नहीं, मतलब इसको तुम घुमाकर ऐसे लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा, मतलब ऐसे लिख दो तुम, एम ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन 8n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और माइनस ई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम अपॉन 4n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का। ऐसे लिख सकते हो, बताओ फटाफट। ऊपर नीचे 2 से अगर इंटू मार दे तो यहाँ भी 2 से इंटू, यहाँ भी 2 से इंटू, ये हो गया 8n स्क्वायर एच स्क्वायर, ऊपर 2 से इंटू हो गया कि नहीं। अब यहाँ से एलसीएम ले लो तो यही होगा 8n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा एम ई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स क्या है, 2 टाइम्स देख लो, 2 टाइम्स है तो ये तुम लिख सकते हो 2 ई स्क्वायर जेड स्क्वायर एम, तो 2 टाइम्स में से ये गया तो 1 टाइम बचा ना, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, टोटल एनर्जी बराबर हो गया 1 टाइम माइनस का आएगा तो माइनस ई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एम अपॉन 8n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इतना आ गया। अब बेटा इसमें देखो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव है। अच्छा ये टोटल एनर्जी तुमने इलेक्ट्रॉन की नहीं निकाली, ये ऑर्बिट की निकाली, ऑर्बिट की एनर्जी नेगेटिव में है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास पहले से ही क्या है, कर्जा है, इलेक्ट्रॉन पहले से ही डेप्ट में है, इलेक्ट्रॉन पहले से ही कर्जे में है बेचारा। नेगेटिव का क्या मतलब है, कर्जा है, तुमने वो पढ़ा है। आयोनाइजेशन एनर्जी अभी पढ़ोगे, अभी काम पढ़ाओ। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी आइसोलेटेड इकलौते एटम से बाहर निकलने में किसी एटम को जितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आइसोनेशन पोटेंशियल बोलते हैं या फिर आइसोनेशन एनर्जी बोला जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोला जाता है। तो भाई तुम इलेक्ट्रॉन को, तुम एटम को एनर्जी दे रहे हो ना, एटम को एनर्जी दे रहे हो, इसका मतलब कि एटम की एनर्जी पहले से, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से नेगेटिव है। एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले से नेगेटिव है तो तुमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो इक्विवेलेंट होगा, तभी तो वो बाहर निकलेगा। पॉजिटिव रहता तो फिर वो ऑर्बिट में रहता ही नहीं, तो निकल गया होता, नेगेटिव है, समझ गए। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव है। अब यहाँ कांस्टेंट कौन कौन है देखना, ई स्क्वायर कांस्टेंट, जेड स्क्वायर कांस्टेंट है, नहीं है, एम कांस्टेंट है, बिल्कुल है, 8 कांस्टेंट, एन स्क्वायर कांस्टेंट है, नहीं है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर कांस्टेंट है। तो इतनी सारी चीजें तुम्हारी हो गई कांस्टेंट। तो अब तुम्हारा टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन, सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दो, सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो तुमको क्या मिलेगा 13 पॉइंट, देखना इधर 13.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में टोटल एनर्जी ऑफ द सेल। सेल की जो टोटल एनर्जी है वो ये आती है, सारे कांस्टेंट की वैल्यू रखो, ई स्क्वायर की, एम की 8, एन स्क्वायर नहीं रखना है, एच स्क्वायर की रखो, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर की रखो, तुमको मिलेगा माइनस 13.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होता है पता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो इतनी वैल्यू आई तुम्हारी माइनस 13.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये टोटल एनर्जी आ गई तुम्हारी। अब तुम देखो टोटल एनर्जी नेगेटिव में है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट है ना उसने कर्जा ले रखा है पहले से, डेप्ट में बेचारा, नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो इतनी एनर्जी आई। अब अगर मैं कहूं कि तुमको फॉर हाइड्रोजन एटम, इधर आ जाओ साइड में थोड़ा सा, फॉर एच एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए आपको क्या करना है, n इज इक्वल्स टू 2 में
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बतानी है। सेकंड सेल में, हाइड्रोजन एटम के सेकंड सेल में तुमको उसकी एनर्जी बतानी है। तो देखो कैसे निकलेगा। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, -13.2 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो बेटा -13.2 जेड मतलब 1 अपॉन एन स्क्वायर, 2 है, 2 जा 4, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से 4 से इसको डिवाइड मारो, 4 से डिवाइड मारो तो तुमको मिलेगा कि भैया सेकंड सेल में कितनी एनर्जी होती है। 2 जा कितना होता है 4 से, तो 2 जा 4 हो गया। तो यहाँ से तुमको 4 से इसको क्या करोगे, तुम डिवाइड मारोगे, और 4 से तुम इसको डिवाइड मारोगे तो तुमको सेकंड सेल की एनर्जी मिलेगी, सेकंड सेल में कितनी एनर्जी होती। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट, ये वो तरीका है जिससे हम कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, आया समझ में सबको? ओके, तो इतना डेरिवेशन हो गया बच्चों, ये कर लिया हमने। आर निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली, के निकाल लिया, पी निकाल लिया, तो ये सब हो गया बोहर के बारे में। अगले वीडियो में लेकर के आएंगे प्लैंक के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, शायद आपको मैंने नोट्स भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इतना मुझे लगता है उसको समझ में आया। ओके, सो अपना अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।